डेट आज 13 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है विलफुल डिफ़ॉल्टर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर का मतलब रूल्स, नए नियम जारी किए हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए और ऐसी कंपनीज़ के लिए जो फ्रॉड करती हैं, धोखाधड़ी करती हैं, उनके लिए। इसमें कहा है कि बैंक या कोई फाइनेंशियल कंपनी है जिसने लोन दिया है विलफुल डिफ़ॉल्टर या कंपनीज़ को, किसी इंडिविजुअल को, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। या टेक्निकल राइट ऑफ कर सकता है बैंक। राइट ऑफ का मतलब होता है जैसे बैंक के पास बैलेंस शीट होती है जिसमें उसका असेट और लायबिलिटी होती है। असेट का मतलब उसकी संपत्ति और लायबिलिटी मतलब उसकी उत्तरदायित्वता। यानी कि अगर इसके पास, मान लो बैंक के पास जमा है कस्टमर का पैसा, जैसे मान लो मैंने, आपने, बहुत सारे लोगों ने बैंक में अकाउंट खुलाया हुआ है और हमने पैसा जमा किया हुआ है, तो ये पैसा जो बैंक के पास है ये है बैंक की लायबिलिटी, उत्तरदायित्वता। यानी कि कभी भी कस्टमर, हम आप जैसे लोग ले सकते हैं इसे, कभी भी जब मर्जी चाहे निकाल सकते हैं, तो ये बैंक की लायबिलिटी है, असेट में नहीं आता। लेकिन जब बैंक अगर इसी पैसे से दूसरे को लोन दे दे तो ये लोन बन जाता है उसकी असेट, क्योंकि अब इसे वो लोन वापस लेना है जिसको दिया है, तो ये असेट हो गया, उसकी संपत्ति हो गई। तो राइट ऑफ का मतलब होता है जो लोन दिया है वो लोन वापस नहीं आ रहा, लेकिन इसकी बैलेंस शीट में, उस बैलेंस शीट से हटा देना उसको, इसे बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो अब जानते हैं विलफुल डिफॉल्टर के बारे में। विलफुल डिफॉल्टर वो इंडिविजुअल या कंपनी होती हैं जिनको बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे देता है, लेकिन वो वापस नहीं करते लोन को। किस वजह से? अपनी मन मर्जी से वापस नहीं करते, बल्कि उनके पास एबिलिटी है देने की, उनके पास हैं पैसे देने के, लेकिन वापस नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं विलफुल। विलफुल का मतलब मन मर्जी होता है, मन मर्जी। और डिफॉल्टर जानते हो आप, डिफॉल्टर। तो विलफुल डिफॉल्टर हो गए जिसने लोन लिया है और वो लोन चुका नहीं रहा अपनी मर्जी से, बल्कि उसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है देने की, लेकिन नहीं दे रहा। विलफुल जो डिफॉल्टर का कंसेप्ट है ये आरबीआई लेके आया सेक्शन 21 और 35 ए के अंदर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो 1949 का, उसके सेक्शन 21 और 35 ए के अंदर ये पावर ड्राइव की आरबीआई ने और ये कंसेप्ट लेके आया विलफुल डिफॉल्टर का। और विलफुल डिफॉल्टर को डिफाइन किया कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन देता है और वो अपनी मर्जी से वापस नहीं चुका जा पाता है, तो फिर वो विलफुल डिफॉल्टर होगा। आरबीआई के अकॉर्डिंग विलफुल जो डिफॉल्टर है या डिफॉल्ट है, जो कमी है, वो 4 कंडीशन में हो सकती है। मतलब जिसको विलफुल डिफॉल्ट माना जाएगा वो 4 कंडीशन में मानी जाएगी। कौन कौन सी है? पहला ये, किसी आदमी को या किसी कंपनी को लोन दिया, किसी भी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, और उस लोन को वो रीपे नहीं कर रहा है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा है। वो दे सकता है लोन को वापस, लेकिन दे नहीं रहा है, तो इसे बोलेंगे विलफुल डिफ़ॉल्ट हो गया। और जो कर रहा है कंपनी या इंडिविजुअल, उसको बोलेंगे विलफुल डिफ़ॉल्टर। दूसरी कंडीशन ये है, जो फंड उसने लिया था बैंक से जो लोन लिया था उस इंडिविजुअल आदमी ने या फिर किसी कंपनी ने, लिया तो था कि नई कंपनी खोलने के लिए, और नई कंपनी खोली नहीं, उसने घर बना लिया अपना। यानी कि जिस पर्पज़ के लिए लिया है उस पर्पज़ के लिए यूज नहीं किया, दूसरे उद्देश्य के लिए यूज किया है, तो इसे भी विलफुल डिफ़ॉल्ट बोलेंगे। तीसरी कंडीशन यह है कि फंड लिया उसने और दूसरे पर्पज़ पे लगा दिया। मतलब जैसे कंपनी बनाने के लिए लिया और घर बना दिया, चलो बना दिया ये भी ठीक है, लेकिन वो घर बना के बेच भी दिया बिना बैंक को इन्फॉर्मेशन दिए हुए। मतलब बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं दी और इसको बेच भी दिया, तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया विलफुल डिफ़ॉल्ट, और जिसने किया है वो विलफुल डिफ़ॉल्टर हो गया। चौथी कंडीशन क्या है? उसने लिया लोन और उसने दूसरे पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया, दूसरे पर्पज़ के लिए यूज किया, लेकिन जो असेट, जो संपत्ति उसने बनाई है उस फंड से, वो क्या है? वो इतनी नहीं है जितना उसने लोन लिया था। लोन तो मान लो 10 करोड़ का लिया था और उसने मान लो कोई संपत्ति बनाई, कंपनी बनाने के लिए लिया था, लेकिन उसने बना दिया घर, और घर को दिखा रहा है वो 10 करोड़ के लिए कि मैंने 10 करोड़ का घर बना लिया, लेकिन वो घर को बनाने में कीमत मान लो 30-35 लाख या 1 करोड़ तक आई, तो 9 करोड़ का कोई डेटा नहीं है। मतलब वो असेट्स जो बनाई है संपत्ति, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि वो फंड पूरा कहाँ यूज किया, तो इसको भी माना जाएगा
विलफुल डिफ़ॉल्ट, और जिसने किया आदमी ने या कंपनी ने वो हो गया विलफुल डिफ़ॉल्टर। तो ये 4 कंडीशन हैं। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, परिणाम क्या होते हैं विलफुल डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्टर के। जो बैंक या कंपनी होती हैं देखो, उनको लिस्ट सबमिट करनी होती है हर एक क्वार्टर में। किसको करनी होती है, सिबिल को। सिबिल क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये जो ब्यूरो है ये समझ लो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है क्रेडिट के बारे में, लोन के बारे में। तो इसको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है हर एक क्वार्टर में। क्वार्टर क्या होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, यानी कि हर 3 महीने में रिपोर्ट देगा बैंक या इंस्टीट्यूशन इसके बारे में कि जो विलफुल डिफ़ॉल्ट हुआ है इसके बारे में। दूसरा परिणाम ये होगा कि बैंक क्या है, रिपोर्ट करेगा कि जो मान लो करंट डायरेक्टर हैं या कोई डायरेक्टर किसी और कंपनी का उस कंपनी से एसोसिएटेड है, तो उसके बारे में जिसने डिफ़ॉल्टर किया, मान लो ये ए कंपनी है, इस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है, लोन लिया, लोन लेके जानबूझ के वापस नहीं भर रही, और ये बी कंपनी है, ये बी कंपनी भी इससे एसोसिएटेड है और इससे मतलब ट्रेड वगैरह करती है इससे, इस ए कंपनी से। और इसके जो डायरेक्टर है ए कंपनी के या बी कंपनी के डायरेक्टर, इनको भी बताएगा बैंक कि आप धोखाधड़ी में ना फंस जाएं इस कंपनी के साथ जो डील कर रहे हैं, तो इनको भी बताएगा, ताकि बाद में मान लो इस कंपनी का कोई भी इंडिविजुअल लोन लेने आए या बी कंपनी के पास जाए कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए, तो ये कंपनी फंसे ना, इसके झांसे में ना आए। समझ रहे हो। नेक्स्ट परिणाम होगा जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है उसको कोई परमिशन नहीं होगी कि वो 5 साल तक कोई भी बिजनेस नहीं चला सकता है। जब मान लो उसे विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया तो वो 5 साल तक कोई भी बिजनेस नहीं चला पाएगा, किसी बिजनेस की उसे परमिशन नहीं दी जाएगी। जो लैंडर्स हैं यानी कि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लोन दिया था, उसे देखो ये भी परमिशन है कि वो लीगल प्रोसेसिंग चला सकता है उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट। किसी कंपनी ने या आदमी ने जिसने लोन लिया है तो उसके खिलाफ वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकता है, कोर्ट में केस चला सकता है। बैंक या इंस्टीट्यूशन है उसको ये भी अधिकार है कि वो बिना कंपनी की अनुमति ले, जिस कंपनी ने लोन लिया वो कंपनी नहीं चुका रही अपनी मर्जी से, विलफुल डिफ़ॉल्टर वो डिक्लेयर कर दी गई है, तो कंपनी का वो मैनेजमेंट भी चेंज कर सकती है बैंक या इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लो ये SBI बैंक है और ये ए कंपनी है, ए कंपनी ने लोन लिया, ये नहीं चुका पा रही है, तो ए कंपनी का जो मैनेजमेंट है सारा, उसके जो भी ऑफिसर हैं इनको चेंज कर सकता है SBI। तो ये भी अधिकार है। एट प्रेजेंट क्या होता है कि देखो कोई स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है विलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए, लेकिन RBI ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए, किस तरह से बोरो करेंगे, किस तरह से चुका सकते हैं, सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं और अभी कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशन बनाता रहता है RBI। लेकिन बैंक क्या है, फिर भी जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं उनके अगेंस्ट केस चला सकता है। किस एक्ट के अंदर, सरफाइसी एक्ट है 2002 का, कंपनीज एक्ट है 2013 का, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है। इसके अंदर बैंक उन विलफुल डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट खिलाफ केस चला सकता है और केस दर्ज करवा सकता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बिपरजॉय लाइकली टू हिट गुजरात। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस में। बिपरजॉय एक साइक्लोन का नाम है, साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। और देखो अलग अलग प्लेस में साइक्लोन के नाम अलग अलग हैं, यह आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो देखो साइक्लोन के बारे में पूरा डिटेल्ड लेक्चर बना हुआ है, इसकी नेमिंग के बारे में भी। जैसे ये साइक्लोन आ रहा है इसका नाम बिपरजॉय है, और जो साइक्लोन है उनको अलग अलग कहाँ पे बोला जाता है इसके बारे में ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में डिटेल्ड लेक्चर बना हुआ है साइक्लोन्स पे, आप देख सकते हो वहाँ पे। अभी हम बिपरजॉय और थोड़ा साइक्लोन के बारे में समझेंगे, क्या है साइक्लोन सिर्फ ब्रीफली। अभी देखो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, ये टर्म आपको याद रखनी है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय, नाम है साइक्लोन का बिपरजॉय। और कैसा है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये 15 जून तक गुजरात के जो कच्छ कोस्ट है उस पे हिट करने वाला है। जो गुजरात का कच्छ कोस्ट है ये इंडिया का, यहाँ पे हिट करने वाला है ये कच्छ कोस्ट पे। ये देखो अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये
कौन सी लोकेशन पे हिट करेगा, मतलब आएगा कौन सी लोकेशन पे। लेकिन फिर भी जो IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो ये मौसम की जानकारी देता है, ये डिपार्टमेंट हमारे इंडिया में वेदर की फोरकास्टिंग करता है। तो इसने कहा है कि जो बिपरजॉय साइक्लोन आने वाला है वो कहीं देखो गुजरात में जो मांडवी प्लेस है और पाकिस्तान में कराची, इसके बीच में कहीं पे हिट करेगा ये, यानी कि पाकिस्तान को भी ये हिट करेगा, पाकिस्तान में भी आएगा और इंडिया में भी। और इसकी जो विंड स्पीड होगी, जो हवा की गति होगी, वो कितनी हो सकती है, 125 से लेकर 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। और ये आगे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी रफ्तार पकड़ सकता है, इतनी स्पीड में आएगा। तो अब जान लेते हैं थोड़ा साइक्लोन के फॉर्मेशन के बारे में, चक्रवात या साइक्लोन कैसे बनते हैं। देखो पहली बात तो ये याद रखना, ये ओशन वाटर के ऊपर ही बनते हैं। ओशन वाटर हो या सी समुद्र के वाटर का हो या कोई बड़ी बॉडी है वाटर की, उसी के ऊपर बनते हैं। मोस्टली जनरली ये ओनली ओवर ओशियन वाटर ही बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ये लैंड पे नहीं बनते हैं, अगर कहा जाए भूमि पे ज़मीन पे बनते हैं बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ओशन में बनते हैं, समुद्र में बनते हैं, सागर में बनते हैं साइक्लोन चक्रवात। और कैसे सागर में, वार्म ओशन वाटर में। वार्म ओशन वाटर का मतलब गर्म, और कितना गर्म होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए, तब ये बनेंगे। और इक्वेटर के पास बनते हैं। जनरली देखो इक्वेटर के ऊपर नहीं बनते, जैसे भूमध्य रेखा है, इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, इसके ऊपर नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे ना कोरियोलिस फोर्स है ना, जो वो 0 है कोरियोलिस फोर्स। जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं, दोनों तरफ नॉर्थ में या साउथ में, तो कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो देखो यहाँ पे 0 है इक्वेटर पे, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, इस एरिया में ये साइक्लोन नहीं बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे देखो ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, तो इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस एरिया के अंदर ये साइक्लोन नहीं बनते। उसका कारण क्या है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे ना के बराबर है। और साइक्लोन के बनने के लिए एक फैक्टर कोरियोलिस फोर्स भी है। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल बोल सकते हो, साइंटिस्ट का नाम था कोरियोलिस, उसके नाम पे रखा गया है कोरियोलिस फोर्स, जिसने खोज की थी। तो साइक्लोन कैसे बनते हैं, देखो जैसे ये ओशियन हो गया, समुद्र, ये समुद्र है, यहाँ पे पानी गर्म हो गया। अब यहाँ पे पानी जो गर्म हो गया, अब यहाँ पे हवा भी बह रही है। अब ये हवा क्या है, बह रही है, लेकिन यहाँ से जो वायु है ऊपर की तरफ जाएगी, एयर, हम इसे एयर बोलेंगे, अब विंड नहीं बोलेंगे। विंड का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। अगर हवा ऐसे बह रही है तो हिंदी में हवा बोलते हैं और विंड बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली। और अगर इस तरह से बह रही है ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम एयर बोलेंगे, एयर ज्योग्राफिकल भाषा में। तो ये एयर या एयर करंट बोलते हैं। तो जब यहाँ पे गर्म होगा ओशियन, तो ओशियन गर्म होगा तो एयर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि जो ये लोअर ट्रोपोस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल बोलते हैं हिंदी में, क्षोभ मंडल। तो ये निचले जो क्षोभ मंडल है उससे उचले क्षोभ मंडल की तरफ जाएगी, यानी कि लोअर ट्रोपोस्फेयर से हायर ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाएगी। अब ये जैसे ही वायु, एयर ऊपर जाएगी, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे दूसरा पेज ले लेते हैं यार। ये जैसे एयर यहाँ से देखो ऊपर गई, ऊपर गई, अब यहाँ पे जो एयर थी, ये जगह तो खाली हो गई ना। ये जब खाली हो गई, यहाँ पे लो प्रेशर भी क्रिएट हो गया। यहाँ पे जो दबाव है, प्रेशर का मतलब दबाव, लो प्रेशर हो गया, कम दबाव बन गया। अब आसपास जो इसके आसपास एरिया है, इसके आसपास का एरिया, यहाँ पे हाई प्रेशर है, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये विंड है जो ये मूवमेंट करेगी। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर, क्योंकि आपको पता है जो विंड है, हवा है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये आसपास की जो हवा है, ये यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी। अब जैसे ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे तो वार्म टेम्परेचर है, मतलब थोड़ा गर्म है, 27 डिग्री के अराउंड है, तो यहाँ पे फिर ये गर्म हो जाएगी, फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने मान लो कभी खाना बनाया हो, पानी रखा है मान लो किसी भगोने में, आप गर्म कर रहे हो, तो वो जैसे गर्म होता है, भाप उठती है, वो ऊपर की तरफ जाती हैं। इसी तरह से जैसे पानी गर्म होगा तो वो एयर के साथ, वायु के साथ ऊपर जाएगा, नमी उसकी ऊपर चली जाएगी।
अब इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा गर्म, फिर आसपास से फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। और इधर कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स क्या है, इसका मूवमेंट करती रहती है। ये देखो नदन हेमिस्फेयर में जो नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पे क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये वायु ऊपर तो जा रही है एयर, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमने लग जाएगी, ऐसे घूमने लग जाएगी। अब ये घूम रही है, ऊपर भी जा रही है, ऊपर जाएगी तो ये ठंडी होने लग जाएगी, कूल्स होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ठंडी होगी तो इसका कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन क्रिया, संघनन। कंडेंसेशन जैसे ही होगा, यानी कि ये कंडेंसेशन होगा तो जो ये मॉइस्चर था ना, मॉइस्चर गैसियस फॉर्म में था, गैस की फॉर्म में, अब ये मॉइस्चर गैस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। लिक्विड में जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगा, आसपास धूल के कण होंगे उन पे जम जाएगा। अब ये जमता रहेगा जमता रहेगा तो इससे बन जाएंगे बादल, क्लाउड। जब ये क्लाउड बन जाएगा, जब बहुत भारी हो जाएगा, जब ये अपना वजन नहीं सहन करता, तो ये जो ग्रेविटी है अर्थ की, गुरुत्वाकर्षण बल, वो तो सबको अपने पास खींच रहा है, तो जब ये ज़्यादा भारी हो जाएगा क्लाउड, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड की फॉर्म में, और इसी को हम बोलते हैं रेनफॉल, बारिश, रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है साइक्लोन। ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है इसी को बोलते हैं साइक्लोन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ए वेदर फिनोमिना विच फॉर्म्ड ओनली ऑन ओवर वार्म ओशन वाटर नियर द इक्वेटर। तो वार्म ओशन वाटर पे ही केवल और केवल बनता है ये। वार्म और मॉइस्ट एयर होती है वो ऊपर चढ़ती है, और जैसे ही ऊपर जाएगी लो प्रेशर क्रिएट होगा नीचे सेंटर में, लो प्रेशर होगा, आसपास के हाई प्रेशर से जो हवा है वो आएगी लो प्रेशर की तरफ, और फिर ये हवा गर्म हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, और इसकी वजह से ये हवा जब ऊपर जाएगी तो कूल होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो कंडेंसेशन होगा और बादल बनेंगे। तो ये कंप्लीट सिस्टम क्लाउड बनने का, विंड का, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने का, लो प्रेशर यहाँ जो बना ये ऊपर एयर गई और क्लाउड बना, और फिर ये बारिश हुई, सारा प्रोसेस को बोलते हैं हम साइक्लोन, चक्रवात। जो ये विंड रोटेट होती है इसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे ऊपर जाती है, और जब ये इंक्रीज होती रहती है स्पीड तो एक आई बन जाती है, आई का मतलब सेंटर बन जाता है, और सेंटर में आपको पता है लो प्रेशर सिस्टम है साइक्लोन। कैसा सिस्टम है, कम दबाव वाला सिस्टम है, प्रणाली है, सिस्टम को प्रणाली बोलते हैं हिंदी में। तो लो प्रेशर सिस्टम है, कम दबाव वाली प्रणाली। तो ये लो प्रेशर रहेगा सेंटर में, साइक्लोन के सेंटर में, तो इसको आई बोलते हैं। लो प्रेशर है लेकिन हाई टेम्परेचर है यहाँ पे, आसपास के एरिया से यहाँ पे कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन एक्सट्रीमली लो प्रेशर रहता है। और जैसे जैसे साइक्लोन है ये, साइक्लोन से हम सेंटर से, साइक्लोन के सेंटर से हम इस तरफ जाएंगे आउटर एरिया की तरफ, तो हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, विशेषताएं। ये बहुत ही देखो काम और क्लियर होते हैं। लो प्रेशर एयर सिस्टम होता है, एवरेज स्पीड इनकी 120 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी है, गति, वो बहुत ही तेज़ होती है, और आइसोबार के क्लोज होती है। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार देखो इमेजनरी लाइन है अर्थ पे, जहाँ पे प्रेशर जो रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इक्वल रहता है। मान लो ये अर्थ है, अर्थ पे ये एरिया, यहाँ पे जो प्रेशर है मान लो 10 पास्कल है, या इसे और यूनिट में भी मान सकते हैं, और ये एरिया है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इस एरिया को हम मिलाएं तो ये लाइन हो गई ये। लेकिन ऐसा कोई अर्थ पे लाइन तो खिंची हुई नहीं है, हम अपने दिमाग में मान लेते हैं, काल्पनिक, इसलिए बोलते हैं इमेजनरी, इमेजनरी लाइन, काल्पनिक लाइन। तो ऐसी लाइन जो उस लोकेशन को जोड़ती हैं जहाँ पे सेम प्रेशर रहता है, तो उन्हीं को बोलते हैं आइसोबार। तो ये आइसोबार से कनेक्टेड होता है एक तरह से लो प्रेशर। और ओशियन में डेवलप होते हैं, केवल ये सी या ओशियन में डेवलप होते हैं साइक्लोन जो होते हैं। और ये देखो ईस्ट से वेस्ट में मूव करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं हम, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अर्थ के 0 डिग्री इक्वेटर है ये, और इधर नॉर्थ में 30 डिग्री और इधर साउथ में 30 डिग्री साउथ, इस वाले एरिया में, ट्रॉपिकल एरियाज में जो डेवलप होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल को हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलेंगे इन्हें, उष्णकटिबंधीय
चक्रवात। तो ये जो होते हैं ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं, पूर्व से पश्चिम में। यहाँ जैसे साइक्लोन बना बे ऑफ बंगाल में, ये इस तरफ जाएगा, यहाँ साइक्लोन बना ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ ईस्ट है पूरब और इधर है वेस्ट। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं जनरली। और क्यों जाते हैं? ट्रेड विंड की वजह से, क्योंकि यहाँ देखो ट्रेड विंड चल रही है, ट्रेड विंड चल रही है इधर। तो ट्रेड विंड अपने साथ लेके जाती है इनको। और कभी कभी क्या होता है, इनकी मूवमेंट नॉर्थवर्ड भी हो जाती है, तो नॉर्थ की तरफ। जैसे अभी ये देखो अरेबियन सी में बन रहा है ये बिपरजॉय साइक्लोन, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, इंडिया के गुजरात कोस्ट और कराची में पाकिस्तान के में इस तरफ ये मूव कर रहा है। तो ये जनरली तो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, लेकिन नॉर्थवर्ड भी मूव कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर देखो जिस टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून आ रही है, अब चालू हो गई है साउथ वेस्ट मानसून, जो मानसून रेनफॉल होती है हमारे इंडिया में, जब साउथ वेस्ट मानसून इधर से आती है और अगर यहाँ पे साइक्लोन बन रहा है, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड है अपने साथ साइक्लोन को लेके आ जाएगी इंडिया की तरफ, और फिर साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से भी होगी बारिश, और साइक्लोन जो बना उसकी वजह से भी, तो भारी बरसात होती है, जिसकी वजह से फ्लड भी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये सीजनल होते हैं नेचर में, ऐसा नहीं है हर सीज़न में बनते हैं, पर्टिकुलर सीजन में बनते हैं, क्योंकि वार्म ओशन वाटर चाहिए। जब वार्म ओशन वाटर होगा तभी बनेंगे ये, सर्दी में बहुत कम बनते हैं। साइक्लोन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो साइक्लोन के जो क्लासिफिकेशन है आईएमडी ने की हुई है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। अगर देखो विंड स्पीड साइक्लोन की 31 से 49 किलोमीटर प्रति आवर के बीच में, तो उसको बोलेंगे डिप्रेशन। और अगर 50 से लेकर 61 किलोमीटर पर आवर है तो डीप डिप्रेशन। अगर 62 से 88 किलोमीटर पर आवर है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म। और अगर 89 से 117 किलोमीटर पर आवर है तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और अगर 118 से 167 किलोमीटर पर आवर है तो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म। और अगर 168 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर है तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म। और अगर 222 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भी ज़्यादा है साइक्लोन की, तो उसे बोलेंगे सुपर साइक्लोन स्टॉर्म। तो अब मुझे ये बताओ, जो बिपरजॉय आ रहा है वो कौन सा साइक्लोन है? इसके हिसाब से हमने ऊपर भी डिस्कस किया था और बार बार जब स्टार्ट किया था बोला था, बताओ आप। सही सोचा आपने, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये बिपरजॉय, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, इस रेंज में आती है। और अभी जनरली तो देखो इसकी स्पीड जब आ रही है 125 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से बताई जा रही है वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में, लेकिन इसकी स्पीड इससे ज़्यादा आ सकती है इस रेंज में, तो ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी हो सकता है बिपरजॉय। और साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है? जैसे बिपरजॉय नाम रखा है, किसने रखा है बिपरजॉय? ये बांग्लादेश ने दिया है, बांग्लादेश ने। बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर, आपदा, संकट, बिपरजॉय। ये देखो इंडियन ओशन में है ना, ये जितनी कंट्री आसपास इंडियन ओशन में जो साइक्लोन बनते हैं, ये इंडियन ओशन की जो कंट्री हैं वो नाम करती हैं बारी बारी से, और वो ये भी बताती हैं क्या नाम रखा है और इसका मतलब क्या है, और इसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे। ये पूरे वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे रीजनल सेंटर हैं। इंडिया में है रीजनल सेंटर साउथ एशिया के लिए आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया का। तो ये देखो नेमिंग करता है इंडियन ओशन के साइक्लोन की, और डिफरेंट रीजन में अलग अलग ये वेदर फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो नेमिंग करती हैं। किस तरह से नेमिंग करती हैं, नाम कैसे दिया जाता है, ये आप देख सकते हो साइक्लोन के लेक्चर में डिटेल में, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मेनहीर एंड मेगालिथिक बरियल साइट्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। तमिलनाडु डिपार्टमेंट है जो आर्कोलॉजी का, उसने देखो 5 मेनहीर और मेगालिथिक बरियल साइट खोजी हैं तमिलनाडु की इरोड डिस्ट्रिक्ट में। एक कोडुमनाल जगह है, तो ये आपको याद रखना, कोडुमनाल जगह पे मिली हैं इरोड डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु की। और ये मेनहीर का मतलब होता है सिंगल स्टोन, और मेगालिथिक बरियल साइट का मतलब होता है जहाँ पे मरने के बाद लोगों को दबाते हैं, कब्र, वो हो गई बरियल साइट। मेगालिथिक मतलब लार्ज स्टोन, तो जानेंगे इनके बारे में। इस तरह की देखो साइट मिली है, यहाँ पे लोगों को दबाया जाता था। ये कोडुमनाल है जो, ये नोयल के नॉर्थ बैंक पे सिचुएटेड है,
और यहाँ पे देखो पहली बार 1961 में मैप बनाया गया था इसके लिए, साइट के लिए। और 2021 का बजट जो पास हुआ था स्टेट गवर्नमेंट का, तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें देखो कोडुमनाल को प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल साइट डिक्लेयर करने की बात की गई थी, घोषणा की थी। तो हम जान लेते हैं मेगालिथिक और मैनहीर के बारे में, जो यहाँ पे सबूत मिले हैं, जो ये मिले हैं मैनहीर और मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब होता है लार्ज स्टोन, बड़ा पत्थर। देखो ये बरियल साइट जो बनाई जाती थी उसके लिए मेगालिथ यूज किए जाते थे, लार्ज स्टोन, तो उन साइट को भी बोल देते थे मेगालिथ साइट। बड़ा पत्थर यूज किया है किस लिए? वहाँ पे मरने के बाद लोगों को दफनाने के लिए, दबाने के लिए। और ये प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है, मोनूमेंट्स हैं, जो कभी कभी अकेले भी मिलते थे या और भी पत्थरों के साथ मिलते थे। कभी कभी देखो एक ही बड़ा पत्थर है, उससे ही सारा ढका हुआ है, और कभी कभी इस एक बड़े पत्थर के साथ छोटे पत्थर भी मिलते थे, मतलब अभी भी मिलते हैं ये कहीं कहीं पे। जो मेजॉरिटी ऑफ मेगालिथ हैं इंडिया में वो आयरन एज के हैं। आयरन एज मानते हैं हम 1500 बीसी से लेके 500 बीसी। बल्कि ये जो मेगालिथ हैं इससे पहले भी मिलते हैं 2000 बीसी में भी। जो मेगालिथ हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, और भी देखो कंट्री में पाए जाते हैं मेगालिथ साइट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ, जैसे पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इस तरह के साइट में मिलते हैं ये। जो मेगालिथ के जो स्ट्रक्चर है टाइप्स का, वो स्टोन सर्कल होता है, इसे डोलमेन भी बोलते हैं। इसमें क्या है, एक लार्ज कैप स्टोन होता है जो दो स्टोन के साथ रखा होता है, यह एक सिस्ट बना होता है। सिस्ट का मतलब कॉफिन, कॉफिन लाइक बॉक्स। कॉफिन बोलते हैं ताबूत, हिंदी में ताबूत बोलते हैं। देखो क्रिश्चियन लोग क्या है, जब आदमी मर जाता है तो उसे गाड़ते हैं एक डिब्बे में रख के, उस डिब्बे को ही बोलते हैं कॉफिन या ताबूत। तो इस तरह से सिस्ट बनाते थे ये बड़े बड़े पत्थरों से लोगों को दफना करने के लिए। या मोनोलिथ बनाते थे, मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब है मैनहिर। मैनहिर का मतलब एक सिंगल पत्थर, सिंगल पत्थर ही बनाया इतना ऐसा जिसके अंदर जो मरने के बाद आदमी को दबाया जा सके, आदमी या औरत को, तो इसे बोलते थे सिंगल पत्थर से बनाया गया मोनोलिथ, मैनहिर। तो यही है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जतन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जतन देखो एक सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए एक साइन क्या है, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता साइन क्या है, किस किस ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, सांस्कृतिक मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू। ये क्या करेंगे, जो म्यूजियम है ना हमारे देश में बने हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है जो कंट्रोल में, उनको 3D डिजाइन किया जाएगा, 3D में डिजाइन किया जाएगा और डिजिटाइजेशन किया जाएगा उनका। किसके जरिए, जतन सॉफ्टवेयर के जरिए। जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए। 3D स्कैनिंग क्या होती है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। तो ये 3 डायमेंशन डेटा का यूज करके इनको बनाया जाएगा, स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इनका डिजिटल 3D डेटा मॉडल क्रिएट किया जाएगा। तो जतन के बारे में हम जान चुके हैं, डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंडियन म्यूजियम को 3D स्ट्रक्चर में क्रिएट करेगा। किसने बनाया है जतन सॉफ्टवेयर को? पुणे में एक सेंटर है, देखो ये वाला, ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कंप्यूटिंग, ये पुणे में है। इसने ये बनाया है जतन सिस्टम। ये 3D वर्चुअल गैलरी क्रिएट करेगा, किसके लिए, म्यूजियम के लिए। और कौन कौन से म्यूजियम के लिए पहले करेगा ये स्टार्टिंग में? एक हैदराबाद में है सालर जंग म्यूजियम, प्रयागराज में है इलाहाबाद म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम एंड विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है कोलकाता में, नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये न्यू दिल्ली में म्यूजियम। पहले तो इन चारों को करेगा ये म्यूजियम है जो। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए, 2 के लिए भी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने देखो अभी गुजरात की जो गिफ्ट सिटी बनी हुई है ना, गिफ्ट सिटी, उसमें एक इंडियन रीजनल ऑफिस खोला है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, इसलिए न्यूज में आया। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है, लोन देगा ये। बैंक का काम क्या होता है? लोन देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स के लिए इंडिया और बांग्लादेश में लोन प्रोवाइड करेगा, और भी साउथ एशिया में कोई कंट्री लेना चाहती है उनको देगा। और भी एनडीबी के और भी रीजनल ऑफिस हैं, इंडिया में बनाया अभी है गिफ्ट सिटी गुजरात में, अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है, और यूरेशिया में भी है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसको जानना है हमें। इसको ब्रिक्स बैंक में बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक, क्योंकि ये ब्रिक्स कंट्री ने बनाया था। ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ब्रिक्स कंट्री की मीटिंग हुई थी 2014 में फोर्टालेजा में, तो इसलिए फोर्टालेजा डिक्लेरेशन जारी किया, फोर्टालेजा,
ब्राज़ील में एक जगह है फोर्टालेजा, वहाँ पे मीटिंग हो रही थी तो उसका नाम रख दिया फोर्टालेजा घोषणा पत्र या फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। इसके जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। 2014 में बनाया। हेडक्वार्टर कहाँ पे? चाइना की सिटी संघई में। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। ये फंडिंग देता है, मतलब लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। किसको? डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज़ को। और इसको देखो 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल गया है। किसको? ब्रिक्स बैंक को, एनडीबी को, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। मेंबर कौन कौन है इसके? देखो ब्रिक्स नेशन ने इसको बनाया था तो ब्रिक्स तो इसके मेंबर होंगे ही, और इसके मेंबर बांग्लादेश भी है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, और इजिप्ट भी है, ये भी इसके मेंबर है। यही टॉपिक थे, कुछ वन लाइनर टॉपिक है जो रिसेंटली न्यूज में थे। एक देखो इसाद मैंगो है, कर्नाटक का है इसाद मैंगो, इसको जीआई टैग मिल गया है। और जीआई टैग क्या होता है मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, अब मन नहीं कर रहा है। जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो इसको जीआई टैग मिल गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कहाँ से है इसाद मैंगो? कर्नाटक से। और इसकी दो वैरायटी हैं, एक है करी इसाद और एक है बिली इसाद। जो करी इसाद है ये बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा स्वीट है बहुत ही, और इसका जो छिलका है पतला होता है, और इसमें जो पल्प अंदर होता है खाने के लिए वो बहुत भारी मोटा होता है। और बिली में देखो छिलका मोटा होता है, पल्प कम होता है, गुठली मोटी होती है, तो थोड़ा ये इसमें पल्प कम निकलता है, खाने वाला जो पदार्थ है कम निकलता है, और इसमें वेस्ट ज़्यादा निकलता है, गुठली और इसका छिलका। और ये जो बिली है स्वीट तो बराबर है, मतलब मीठा तो बराबर है। करी और बिली दो क्वालिटी हैं इसाद मैंगो की। तो कहाँ से है और क्यों न्यूज़ में था ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है एक अनक कराकातू वोल्केनो है। वोल्केनो को ज्वालामुखी बोलते हैं हिंदी में। ज्वालामुखी या वोल्केनो क्या होते हैं डिटेल में जानने के लिए ज्योग्राफी में लेक्चर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अनक कराकातू वोल्केनो, ये देखो रिसेंटली न्यूज़ में था। ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में, याद रखना है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पे? ये देखो वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये इंडोनेशिया देख रहे हो, ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का ही, और ये जावा आइलैंड है। इसके बीच में ना ये जो है पानी, इसको बोलते हैं सुंडा स्टेट। सुंडा SUNDA सुंडा स्टेट। स्टेट को हिंदी में बोलते हैं जल संधि स्टेट, STRAIT। स्टेट का मतलब जल संधि, मतलब जल संधि या स्टेट ऐसी जो नैरो वाटर चैनल है और दो बड़े वाटर चैनल को कनेक्ट कर रहा है। देखो ये इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है, और इधर ये जावा सी है इसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये सुंडा स्टेट है जो यहाँ पे है, अनक करातू वोल्केनो। तो आपको याद हो गया होगा ये। और लोकेशन और भी कई सारे न्यूज में है, देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इस मैप की जरूरत पड़ेगी। एक देखो नियंडरथल्स, ये न्यूज में था। नियंडरथल्स ये क्या है? नियंडरथल्स ये देखो ह्यूमन रिलेटिव ही हैं, जैसे जो भी मानव जी रहे हैं उनके ये सगे संबंधी थे, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अब लुप्त हो चुके हैं। अब ऐसे आदमी नहीं रहते, पहले ऐसे आदमी रहा करते थे जिनको नियंडरथल बोलते हैं। ये यूरोप और एशिया का जो एरिया है, यूरोप का और एशिया दोनों में रहा करते थे। ये कब रहा करते थे? ये लगभग 4 लाख साल से लेके और 40,000 साल पहले तक रहा करते थे। 40 लाख से लेके 40,000 साल पहले ये रहा करते थे। अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं नियंडरथल्स। तो आपको याद रखना है नियंडरथल्स क्या है? ह्यूमन्स ही हैं, ह्यूमन रिलेटिव ही हैं, जो 4 लाख साल पहले से लेके 40,000 साल पहले तक जीवित रहा करते थे। एक देखो दारफुर रीजन न्यूज में था, DARFUR, दारफुर रीजन। रीजन मतलब एरिया, क्षेत्र। तो ये कहाँ पे दारफुर रीजन? सूडान में है। और सूडान किस वजह से न्यूज में रहता है? देखो यहाँ सूडान में ना, सूडान की जो आर्म्ड फोर्स है, आर्म्ड फोर्स जैसे हमारी इंडिया की आर्म फोर्स है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसे यहाँ सूडान की आर्म फोर्स है जो आर्मी, और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स, इन दोनों के बीच में फाइटिंग चल रही है, युद्ध चल रहा है। इस वजह से सूडान न्यूज में रहता है। इसमें एक तरह से ये समझ लो गृह युद्ध सा चल रहा है, इनका सिविल वॉर चल रहा है सूडान का, और ये दारफुर रीजन में हो रहा है। दारफुर रीजन कहाँ पे? सूडान के वेस्टर्न रीजन में। तो ये देख लो आप वर्ल्ड मैप, यहाँ पे ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये है सूडान। और सूडान का जो ये देखो वेस्टर्न रीजन है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं दारफुर रीजन। तो यहाँ पे, और ये देखो सहारा डिज़र्ट का भी पार्ट है, सहारा डिज़र्ट। और यहाँ पे
जो इक्वेटर लाइन है वो नहीं गुजरती है, याद रखना। इसके इसके साउथ में इक्वेटर लाइन है और नॉर्थ में है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, उन दोनों के बीच में है सूडान। तो ये भी आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। यही टॉपिक थे आज के, ये मिट भी गया, मिटाने की जरूरत है नहीं, लेक्चर ख़त्म हो गया है। और देखो आप सबको पता है कल रिजल्ट आ गया है, और इस बार जो कट ऑफ है बहुत ही लो गई है। जितना मैंने प्रोडिक्शन किया था कि जनरल की 81 से 85 जाएगी, उससे भी नीचे गई है, लगभग 75 के अराउंड गई है, और इससे भी नीचे भी हो सकती है। देखो, क्योंकि देखो इस बार बहुत सारे बच्चे सी सेट में फेल कर रहे थे, सी सेट बहुत ही हार्ड आ गया था, उसकी वजह से कट ऑफ नीचे चलेगी। जिन बच्चों के जीएस में अच्छे खासे बन रहे थे उनके सी सेट पास नहीं कर पाए, तो लो कट ऑफ चली गई है। तो इस वजह से आपका किस कारण से रुका है, जीएस की वजह से या सी सेट की वजह से, आप एनालाइज करो किस में कम रहा है। अगर दोनों में कम रहा है तो आप अपनी गलतियाँ कहाँ पे रही हैं वो खोजो, और जो गलतियाँ हो रही हैं उनको रोको, और आगे फिर आगे के लिए प्लान बनाओ। तो यही था बस।